हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। एक और प्रैक्टिस सेट आज हम करने वाले हैं यूपीटीजीटी इंग्लिश का। और इसमें आपके रहेंगे टोटल 50 क्वेश्चंस, जिसमें 30 होंगे आपके लिटरेचर से और 20 होंगे ग्रामर से। और ये आपका पूरा टीजीटी का सिलेबस कवर करेंगे, तो आप अपनी नॉलेज अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये प्रैक्टिस सेट जो हमने पीछे वाला प्रैक्टिस सेट किया था उससे थोड़ा सा आसान है। तो इसमें अगर आप 45 प्लस स्कोर कर रहे हैं तभी आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप इससे नीचे स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अभी भी कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं और आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा प्रैक्टिस सेट के एंड में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी नॉलेज टेस्ट करते हैं। आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पॉज करेंगे और आंसर देने का ट्राई करेंगे मेरा आंसर सुनने से पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी सोनेट्स शेक्सपियर वोट। शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी थी। तो बहुत ही आसान है, कितनी लिखी थी, 154। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकंड है, शेक्सपियर सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन द ईयर। अच्छा, कभी भी एग्जाम में ऐसा मत सोचना कि इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो, कोई भी पेपर का फॉर्मेट होता है, वो एक सेट होता है इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का। ये तीनों ही तीनों तरह के क्वेश्चन होते हैं वो इक्वल रेशियो में होते हैं एक पेपर में। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पूरे पेपर में सिर्फ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो, या पूरे पेपर में सिर्फ इजी क्वेश्चन हो, या पूरे पेपर में सिर्फ मॉडरेट क्वेश्चन हो। पूरा एक जो बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर होता है वो सेट होता है इन तीनों का। तो आसान भी मिलेंगे, मीडियम भी मिलेंगे, डिफ़िकल्ट भी मिलेंगे। आसान सब कब लेते हैं, मॉडरेट भी, जिनकी तैयारी ठीक होती है वो कब लेते हैं, तो असली खेल शुरू होता है डिफ़िकल्ट में। ठीक है, लेकिन अगर आप मॉडरेट या आसान क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं तो भाई आप बेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, आएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। तो शेक्सपियर की सोनेट्स जो थी वो किस ईयर में पब्लिश हुई थी, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे कठिन भी मिलेंगे आपको। ये भी आसान क्वेश्चन है। और ये कब पब्लिश हुई थी, 1609 में। आगे देखते हैं, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अप स्टार्ट क्रू। किसने कहा था। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबको पता होगा, एक पैम्पलेट लिखा गया था रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, 1592 के आसपास उन्होंने ये लिखा था। और उसमें उन्होंने शेक्सपियर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, इवन उसको प्लेगरिस्ट भी बोला था शेक्सपियर को। जो रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को प्लेगरिस्ट का टैग दिया वो गलत नहीं था। अगर आप पढ़ेंगे, थॉमस लॉज के प्लेज पढ़ेंगे, रॉबर्ट ग्रीन के पढ़ेंगे, लिली के पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि शेक्सपियर ने काफ़ी सारे प्लेज जो हैं वो इन यूनिवर्सिटी बिट्स के प्लेज से कॉपी कर रखे हैं। जैसे एक प्ले है शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट। ठीक है, तो वो जो है वो हूबहू नकल है वोजलैंड की। और वोजलैंड भी उसी टाइम एलिजाबेथन एज में ही आया था। तो अगर इन्होंने इनको प्लेगरिस्ट बोला है तो गलत नहीं बोला है। ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इन्हें काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन हाँ, शेक्सपियर को ये मानना पड़ेगा, भले ही उन्होंने चोरी की हो, प्लेज उठाए हों, मटेरियल बोरो किया हो, लेकिन उन्होंने उसको जो अपना कलर दिया है, रंग दिया है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ था। उन्होंने एक नए तरीके से उसको प्रेजेंट किया है और वो उन्होंने उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है, इसीलिए वो इतने पॉपुलर हो पाए। आगे देखते हैं फोर्थ वन, हु सेड पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। किसने कहा था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो किसने बोला था, वर्ड्सवर्थ ने बोला था, राइट। चौथा मिल्टन ऑप्शन था। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु सेड पोइट्री एज ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। अब देखो, इसमें भी 4 ऑप्शन है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर में। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन कौन सा है, सी, वर्ड्सवर्थ ने ये कोटेशन बोली थी। अगला है, द विक्लूज वॉज पब्लिश्ड इन। विक्लूज कब पब्लिश हुई थी। सारे जो ऑप्शन है वो कन्फ्यूजिंग है, सिर्फ 1857 उतना कन्फ्यूजिंग नहीं है, लेकिन ये सारे ऑप्शन कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि 1805 में भी वर्ड्सवर्थ के वर्क पब्लिश हुए, 1850 में भी, 1888 में भी। ठीक है, तो जो वर्ड्सवर्थ का विक्लूज पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1888 में। ये पोस्टमसली पब्लिश हुआ था इनकी डेथ के बाद। सेवन क्वेश्चन है, लाइसिडास। लाइसिडास क्या है, एक मोनोडी है, सेवेनोडी है, लिरिक है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो, लाइसिडास किसने लिखी थी, मिल्टन ने लिखी थी। और ये क्या है, एलिजी है। और ऐसी वैसी एलिजी नहीं है, इसको इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है इस एलिजी को। और इसके जो बराबर या इक्विवेलेंट जो दूसरी एलिजी मानी जाती है वो है पीबी शैली की एडोनिस। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लाइसिडास की बात कर रहे हैं। अब ये इन तीनों में से क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोनोडी। मोनोडी एक ऐसी पोयम या ट्रेजेडी को कहा जाता है जिसमें एक सोलो स्पीकर होता है, तो उसको बोलते हैं मोनोडी। ठीक है, आगे देखते हैं, लाइसिडास इज रिटन फॉर। लाइसिडास किसके लिए लिखी गई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो देखो, जॉन मिल्टन ने तो खुद लिखी थी, तो अपने लिए तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, एडवर्ड किंग और एडमंड स्पेंसर, तो इन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो सही है।
वैन वॉज लाइसिडास कंपोज, लाइसिडास को कंपोज कब किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कब किया गया था? 1637। आगे देखते हैं, हु रोट ऑन द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ द स्लॉटर हाउसेस, किसने स्लॉटर हाउसेस की इनह्यूमन प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा था? तो किसने लिखा था? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है, गाल्सवर्दी ने लिखा था। 11th है, हु अमॉन्ग दीज वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ अ नोवेलिस्ट, प्लेराइट एंड अ पोएट, इनमें से कौन इन तीनों का कॉम्बो था? तो कौन था? देखो, शेक्सपियर जो थे वो नोवेलिस्ट नहीं थे, वर्ड्सवर्थ भी नोवेलिस्ट नहीं थे, मिल्टन भी नोवेलिस्ट नहीं थे, तो गाल्सवर्दी जो है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ लंडन सेक्शन ऑफ पेन क्लब, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी इसका आंसर है। व्हेन डिड ग्लोब थिएटर कैच फायर, ग्लोब थिएटर में आग कब लग गई थी? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, 16, 11, 12, 13, 16। तो जो ग्लोब थिएटर में आग लगी थी वो लगी थी ड्यूरिंग द ईयर 1613। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज परफॉर्मेंसेज द थिएटर कॉट फायर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1613 में लगी थी और किस प्ले की परफॉर्मेंस के दौरान लगी थी? तो उस समय एक प्ले था हेनरी VIII जो कि परफॉर्म किया जा रहा था, इसी दौरान जो है वो आग लग गई थी। अब 15 है, अ पैम्पलेट ग्रोथ बर्थ ऑफ विट वॉज रिटन बाई, अब यही पैम्पलेट था जो लिखा गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। इसी में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली है शेक्सपियर को, ठीक है। आगे देखते हैं, द फर्स्ट पोएम ऑफ द विक्लूज वॉज टू बी, विक्लूज की जो पहली पोएम थी वो होने वाली थी कौन सी? 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, तो कौन सी थी? द होम एट ग्लासमियर। आगे देखते हैं, द एक्सकर्जन वॉज पब्लिश्ड इन, एक्सकर्जन जो है वो कब पब्लिश हुआ था? फिर से आपके पास 4 ऑप्शन है, 1805, 14, 50, 80, 88। तो 88 में तो विक्लूज आया था, ये तो अपने आप रूल आउट हो जाता है, तो कौन सा है? 80, 18, 14। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द एक्सकर्जन, एक्सकर्जन में कितने पार्ट थे? तो एक्सकर्जन में आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आप 14 और 9 में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऑप्शन 9 जो है वो सही है। वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरेट इन द ईयर, वर्ड्सवर्थ किस ईयर में पोएट लॉरेट बने थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1843 में ये पोएट लॉरेट बने थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है 20th, हु मेड 4 ड्वार्फ्स फॉर अ वर्क कॉल्ड एडम अनपैराडाइज्ड, तो इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ये वर्क किस राइटर से रिलेटेड है? तो मिल्टन, ठीक है। इसमें आप उससे ध्यान रखना, एडम जो है वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड टर्म है और मिल्टन ने काफ़ी एक एपिक लिखा था क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, तो इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं, मिल्टन्स फर्स्ट वाइफ वॉज, तो सारी वाइफ के नाम है इनके, तो इनकी जो पहली वाइफ थी वो कौन थी? मैरी पॉवेल। आगे देखते हैं, हु रोट अ वर्क ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे किसने इन चारों में से वर्क लिखा था? तो किसने लिखा था? 4 ऑप्शन है, मिल्टन ने लिखा था एरियो पेजेट का, ठीक है। आगे देखते हैं, जॉन सिन जॉन वॉज द सूडोनिम ऑफ, किसका सूडोनिम था जॉन सिन जॉन? तो ये 4 हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप लगा देंगे गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी वॉज कन्फर्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द ईयर, ये क्वेश्चन बहुत ही डिस्प्यूटेड है, तो इसका आंसर अलग अलग बताते हैं, मेरे हिसाब से इसका आंसर है 1929। 25th है, एलिजाबेथन एज टाइम पीरियड इज बिटवीन, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है, तो एलिजाबेथन एज टाइम पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 1558 से 1603 तक। 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी और उसी के साथ एलिजाबेथ एज की समाप्ति मानी जाती है। आगे देखते हैं, उसके बाद शुरू होती है जैकोबियन एज, जिसमें जेम्स फर्स्ट का जो रूल है वो इंग्लैंड में स्टार्ट होता है। 26 है, अ स्टोरी और अ पोयम इन विच करेक्टर सेटिंग एंड इवेंट्स, ये कुछ कलर लिख गया है, रेफर होगा टू द अदर पीपल इवेंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज, मतलब किसी स्टोरी या पोयम के जो करेक्टर सेटिंग या इवेंट है वो किसी और जगह के लोग इवेंट या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रेफर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। ये लिटरेरी टर्म से ही आपका क्वेश्चन है, तो इसमें इल्यूजन है, एलूजन है, एब्स्ट्रैक्ट है, एलॉगरी है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए ये? तो ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा एलॉगरी। एलॉगरी में होता क्या है, जनरली ये लिखी जाती है और एलॉगरी जो है वो किसी और चीज़ को रेफर कर रही होती है। जैसे कि एलॉगरी का मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ, जो ऑरवेल का एक वर्क है एनिमल फार्म, वैसे तो वो एनिमल्स की कहानी है, ठीक है, उनका शासन है, लेकिन वो कहानी जो है वो रेफ़र करती है एक जो डिक्टेटर है उसके रेन को, वहाँ पे जो हुआ था,
तो एलॉगरी जो है वो किसी ना किसी इवेंट या फिर किसी घटना को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेफर करती है, भले ही वो कहानी कुछ और हो। ओके, आगे देखते हैं। 27 है अ रेफरेंस टू समवन और समथिंग दैट इज नोन फ्रॉम हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस और अनदर ब्रांच ऑफ लिटरेचर। तो अगर रेफरेंस दिया जा रहा है किसी चीज़ को हिस्ट्री से, लिटरेचर से, रिलीजन से, पॉलिटिक्स से, स्पोर्ट्स से, तो उसको इन चारों में से क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? एलूजन बोलते हैं। एलूजन को आप ऐसे ध्यान रखना, एलूजन मीन संकेत या सिग्नल टाइप या कोई रेफरेंस होता है, ठीक है? तो क्या बोलते हैं? एलूजन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड, फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं इन चारों में से, ठीक है? तो क्या बोलते हैं? रेटोरिक बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं 29 पे। एलिट्रेशन में भी डिफाइंड है, एलिट्रेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? अ लिटरेरी जेनरे, रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स इन अ सेंटेंस, अ रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लिटरेरी एप्टीट्यूड। तो ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ठीक है? क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ऑरोरा जो है वो कौन है? द रोमन गॉडेस ऑफ डॉन, द रोमन गॉडेस ऑफ डस्ट, द वुमन गॉडेस ऑफ नाइट, द वुमन गॉडेस ऑफ वॉर। तो ये जो है वो है वुमन गॉडेस ऑफ डॉन। तो 30th का ए जो है वो सही है। आगे देखते हैं। तो देखिए, अब लिटरेचर के क्वेश्चन तो खत्म हो गए, अब आती है ग्रामर। अब आपको अपनी ग्रामर टेस्ट करनी है, और ग्रामर जो है वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट है आपके पेपर का, क्योंकि ग्रामर ज़्यादातर लोगों की वीक होती है, और अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप पेपर में लीड ले जाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये जो टेस्ट सीरीज हम लगातार अपने चैनल पे लगा रहे हैं, तो अगर इनकी पीडीएफ्स आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको करना क्या रहेगा? इसके लिए आपको चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो ज्वाइन करना रहेगा, और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। टीजीटी वाले एस्पिरेंट्स के लिए वो है 89 का, और जो पीजीटी वाले एस्पिरेंट है उनके लिए 159 का। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो मेरा पेड बैच का जो भी मटेरियल है वो भी आपको सारा मिल जाएगा, और इसके साथ जो हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं इसकी भी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है वो चैनल के इन्फो में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, वीडियोज़ मिल जाएंगी बहुत सारी, पेड बैच की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं इसकी भी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब ग्रामर वाले पार्ट पर। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है? इसमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? तो जो वर्ड है वो है क्विंटेसेंस, ठीक है? इसका मीनिंग होता है अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, या हिंदी में बोले तो सर्वोत्कृष्ट, ठीक है? सबसे उत्तम। तो कौन सी स्पेलिंग सही है? आप चारों ध्यान से देखना, पॉज करना, बताना। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बी ऑप्शन जो है वो सही है। कैसे ध्यान रखेंगे? पहले तो क्वीन, क्वीन में QUIN, ठीक है? ये तो रहेगा। इसके बाद जो इसमें SSC, ये इस सब का थोड़ा सा सिनेरियो फंस रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना डबल एस आएगा। क्या आएगा? डबल एस आएगा। इससे ध्यान रखोगे तो हो जाएगा आराम से। आगे देखते हैं, इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? जो वर्ड है वो मैं बता रहा हूँ आपको, स्टाफ क्वार्टर्स लिखा है, ठीक है? अब देखो गलती कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे तो स्टाफ लिखा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। स्टाफ ये सही है। अब यहाँ पे क्वार्टर्स होता है, ना कि क्वार्टर्स होता है, तो 32 का ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वी वॉक। तो कौन सा वर्ड जो है वो इसमें सही है? 4 ऑप्शन है आपके पास, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सी सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो टेम्परेरी टेंट वगैरह या कैंप वगैरह जो लोग लगाते हैं, स्पेशली आर्मी के लोग या किसी और लोग जो किसी अन्य पर्पज से जो टेम्परेरी कैंपिंग करते हैं, उसको बोलते हैं बिवॉक, ठीक है? आगे देखते हैं, सिनोनिम ऑफ एब्रप्ट। एब्रप्ट का सिनोनिम क्या होगा? आप बताइए। तो एब्रप्ट मीन्स होता है अचानक, तो सडन जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ एब्सकॉन्ड क्या होगा? तो एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कहीं कोई जगह छोड़कर चले जाना, ठीक है? तो फ्ली तो होगा नहीं, फ्ली का मतलब भी भाग जाना होता है, डिसअपियर गायब हो जाना, एस्केप भाग जाना, ये तो सिनोनिम है। एंटोनिम पूछा है अपियर, अपियर मीन्स आना, ठीक है? दिखाई देना। अच्छा, बाकी इसमें भी मैं थोड़े मीनिंग बता दे रहा हूँ। इंटरफियर माने क्या होता है? हस्तक्षेप करना। ग्रेजुअल मीन्स धीमा, ठीक है? आगे देखते हैं, वन वर्ड फॉर टू अकस्टम वन सेल्फ टू फॉरेन कंडीशन। अपने आप को फॉरेन कंडीशन या एलियन जो विदेशी परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल बनाना, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे 4 वर्ड है, ये एलोमनी गलत लिख गया, ये एलिमनी होगा, ठीक है? तो यहाँ पे 4 वर्ड है, कौन सा सही होगा? सही होगा एस्लिमेटाइज। एस्लिमेटाइज माने होता है किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, ठीक है? आगे 37th, बिल्ड द न्यू रूल अफेक्ट मी। अब इसमें आपको बताना है ये जो अफेक्ट वर्ड है ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है? तो यहाँ पे देखो, प्रभावित करना, ठीक है?
क्या नया रूल मुझे अफेक्ट करेगा या प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे ये एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है। 38 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ वॉज ग्रेटर व्हेन द रॉड वॉज लेंथ वाइज। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा था, ज़्यादा था जब रॉड को लेंथ वाइज रखा गया। तो इसमें जो इफेक्ट है वो क्या है, तो इफेक्ट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट जो है वो यूज हो रहा है और वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये क्या है, ये आपका नाउन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, मैंने उसे तब से नहीं देखा। ठीक है, देखा है, तो इसमें सिंस क्या है, आप देखो सिंस आप कैसे पता लगाओगे क्या है, देखा है तब से नहीं देखा है, मतलब ये वर्ब को एक तरह से क्वालिफाई कर रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। आगे देखते हैं। सिंस देयर इज नो वर्क आई कैन गो होम। अब इसमें देखो 4 ऑप्शन है, इसमें भी पूछा है सिंस क्या है। वहां पे सिंस क्या था, एडवर्ब था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। देयर इज नो वर्क, कोई काम नहीं है, आई कैन गो होम, मैं जा सकता हूँ। इनको कौन कनेक्ट कर रहा है, सिंस, भले ये बीच में नहीं है। ऐसा नहीं है कंजंक्शन हमेशा बीच में ही आएगा, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, तो ये क्या है, कंजंक्शन है। आगे देखते हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल। अब इसमें ऑल क्या है, ऑल मैन आर मॉर्टल। अब देखो मैन क्या है, नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, मैन आदमी, सारे आदमी। ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है ऑप्शन बी। 42 है, आई वॉज ऑल अलोन। ठीक है, अब मैं अकेला था, मैं अकेला था, अब मैं पूरी तरह से अकेला था, ऑल अलोन। ठीक है, कोई भी नहीं था मेरे साथ, तो अलोन तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, ऑल तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऑल वर इन माई फेवर, ऑल वर इन माई फेवर, सब मेरे फेवर में थे। अब यहाँ पे ऑल क्या है, ठीक है, सब मेरे फेवर में थे। अब ऑल एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये नाउन होगा। आगे देखते हैं। 44 है, आई हैव लॉस्ट माई ऑल इन एक्सीडेंट। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्विकी भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें एडवर्ब मार सकते थे अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता, ऑप्शन में है नहीं, तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब देखो आई हैव लॉस्ट माई ऑल इन एक्सीडेंट, मैंने अपना सब खो दिया। अब सब कोई चीज़ खोई होगी ना, कोई चीज़ है तो वो नाउन होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो जब सब खोया है तो ऑल यहाँ पे क्या है, ये नाउन होगा। आगे देखते हैं। इट इज़ नो जोक, इट इज़ नो जोक। अब जोक क्या है, जोक तो नाउन है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, नो, तो नो यहाँ पे क्या होगा, नो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, यहाँ पे भी पूछा है नो क्या है, तो नो क्या होगा, मोर एडजेक्टिव, मोर एडजेक्टिव है, तो नो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आगे देखते हैं। आई विल टेक अ नो, आई विल टेक अ नो। ठीक है, अब यहाँ पे नो क्या है, देखो बार बार एक ही तरह का वर्ड पूछा जा रहा है, उसमें अलग अलग चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब यहाँ पे नो जो है वो एक आंसर की बात हो रही है। अब आंसर जो है भले ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन क्या है, नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन है। वन डे आई विल सक्सीड, वन डे आई विल सक्सीड, यहाँ पे वन क्या है, देखो डे तो नाउन है और वन इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, जहाँ भी है मार दो। अब ये आते हैं नरेशन के क्वेश्चन, इनको भी देख लेते हैं। प्लीज प्लीज डोंट थिंक टू मच, रिमेंबर दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, शी सेड टू हिम। तो एक तरह से प्लीज प्लीज 2 बार प्लीज करी है, तो रिक्वेस्टेड, अगर देखो चारों ऑप्शन पढ़ लो पहले तो। सी फॉरवेड हिम नॉट टू ड्रिंक टू मच। अब देखो यहाँ पे फॉरवेड नहीं आ सकता क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है। फॉरवेड इम्पेरेटिव के केस में आता है, जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, वो यहाँ पे उसको एकदम विनती कर रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो रूल आउट हो जाता है। आगे देखते हैं। सी बेग्ड हिम नॉट ड्रिंक टू मच, रिमाइंडिंग हिम डैट ही वुड हैव टू ड्राइव होम। तो ये इसको हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं। यहाँ पे हम खेलेंगे एलिमिनेशन वाला। ठीक है, सी रिक्वेस्टेड हिम अगेन एंड अगेन दैट ही शुड नॉट ड्रिंक टू मच, सी टोल्ड हिम टू रिमेंबर दैट ही विल हैव टू ड्राइव होम। ठीक है, इसको भी एक बार कंसिडरेशन में ले सकते हैं। सी सेड टू हिम प्लीज डिड नॉट ड्रिंक, तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया। ये प्लीज डिड नॉट क्या होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब इन 2 ऑप्शन में देखेंगे कौन सा सही है। अब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, देखो अगर इन 2 ऑप्शन को देखोगे तो एक तो वो प्लीज प्लीज है 2 बार, एक तरह से भीख मांग रही है कि प्लीज, मतलब बहुत ज़्यादा मत, ये थिंक नहीं है, ड्रिंक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मत पीना, याद रखना तुम्हें घर भी वापस आना है। अब देखो यहाँ पे इस रिमेंबर को इसने रिमाइंडिंग लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सी बैग्ड हिम नॉट ड्रिंक टू मच, रिमाइंडिंग हिम, उसे याद दिलाया डैट कि उसको घर भी वापस ड्राइव करना है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ये नहीं है कि प्लीज देख के रिक्वेस्टेड मार के आंख बंद करके मार दिया। आगे देखो। विश यू आ हैप्पी जर्नी नीता सेड टू मी, तो नीता टोल्ड मी, ये तो अपने आप गलत हो गया। जब विश कर रहे हैं तो विश्ड आएगा। ठीक है, तो विश्ड वाले ये भी गलत हो गया, विश्ड वाले यहाँ पे बचे 2।
अब नीता बिस्ट मी हैप्पी जर्नी, नीता बिस्ट मी डेट आई बेसा हैप्पी जर्नी, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं यहाँ पे। अब जो अगला प्रैक्टिस सेट हम करेंगे वो करेंगे पीजीटी का, ठीक है। तो पीजीटी वाले एस्पिरेंट तैयार हो जाओ, अगला प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मैंने कहा ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट्स डिफिकल्ट होते जाएंगे। आप ये मत सोचना कि यार बड़े आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को करके। आसान से आसान, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस सेट जो है, मैं ऐसा नहीं है कि सीधे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लेके आ जाऊँ, सारे क्वेश्चन को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे वो कराएंगे यूपी पीजीटी का, और वो पहला प्रैक्टिस सेट होगा। ये टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।